हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आज हम कॉमर्स यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के बारे में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज अपकमिंग डेज में उनका उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो को आगे देखिएगा तो आपको एक डिस्काउंट कोड मिलेगा जिसको यूज करके आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन फुल कोर्स। ठीक है, आइए जरा। कैपिटल इज शोन अंडर लाइबिलिटीज बिकॉज ऑफ द। कैपिटल को लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है क्यों? कंजर्वेटिव कंसेप्ट के बेसिस पर, अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर, एंटिटी कंसेप्ट के बेसिस पर, या फिर ऑल ऑफ दीज। पूंजी के को दायित्व के तहत दिखाया जाता है किसके कारण? तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट, अक्रूवल, एंटिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो, कंजर्वेटिव कंसेप्ट ये कहता है, कंजर्वेटिव होना ये है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिखे तो उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लो, और फ्यूचर का प्रॉफिट दिखे तो उसके लिए खुशियां मत मनाओ, बल्कि प्रॉफिट के लिए खुशियां तब मनाना जब प्रॉफिट आपको रियलाइज हो जाए। ये बात हो गई। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जब तक आपको रेवेन्यू रियलाइज ना हो, मतलब जब तक रेवेन्यू पर आपका अधिकार ना हो, ठीक है, तब तक आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप बाइक की एजेंसी है आपकी, एक बंदा आया, उसने बाइक के बारे में कोटेशन लिया, इंफॉर्मेशन लिया आपसे, और आपने सेल्स रिकॉग्नाइज कर दी भाई। अभी उसने सेल्स आप उसने खरीदा कहाँ बाइक, उसने सिर्फ इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बेसिस पे आपको सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक आपका राइट ना, जब वो खरीद लेगा तो रिकॉर्ड कर लेना। एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दिया है उसको हम कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल को लाइबिलिटी साइड इसीलिए दिखाया जाता है और इसे माना जाता है इंटरनल लाइबिलिटी। क्या माना जाता है? आंतरिक दायित्व माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एंटिटी कंसेप्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। यानी कि पूंजी की राशि जिसे सिर्फ कंपनी के समापन के समय पर ही मांगा जा सकता है, उस कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, या रिजर्व कैपिटल। तो देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जिसे कंपनी ने जनता के बीच में इशू कर दिया है उसको इशूड कैपिटल कहेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल का वह भाग जिसके बदले में कंपनी ने जनता से पैसे मांगे हैं उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा जिसके लिए कंपनी ने बोला है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ हम तब मांगेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, वाइंडिंग अप में चली जाएगी, यानी कंपनी का समापन होने लगेगा। ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल के लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। विशेष प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि पक्ष में कम से कम 75% वोट पड़ने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आरक्षित कैपिटल या फिर संचित पूंजी। अगला सवाल। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में बी यूज्ड फॉर बाय द कंपनी फॉर। किसके लिए यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट? अब सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है? देखो, कंपनी ने मान लो कंपनी का ने शेयर इशू करना था, 100 रुपए उसकी थी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य उसका 100 रुपए था, और कंपनी ने वो शेयर इशू किया 150 रुपए में। तो फेस वैल्यू तो 100 रुपए थी लेकिन इशू प्राइस 150 हो गया। तो 50 रुपए जो फेस वैल्यू से ऊपर मिला, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी को कहते हैं हम शेयर्स इशूड ऑन प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम का रेस्ट्रिक्टेड यूज है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का अमाउंट है। तो इसको किस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी इसको कैपिटल नेचर का लॉस
राइट ऑफ करने में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें 5 इस्तेमाल दिए गए हैं। ना तो इससे कभी डिविडेंड बांटा जा सकता, ना इससे रेवेन्यू नेचर के लॉस राइट ऑफ किए जा सकते हैं, और ना ही इसको फिक्स एसेट्स के सेल पर लॉस रिकॉग्नाइज किया राइट ऑफ किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टू। ठीक है, डिबेंचर जारी करने पर जो भी आपका डिस्काउंट दिया था आपने, उसको आप इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। अगला, अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड मोर देन, कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है कितने टाइम के लिए? देखो, पहली बात तो ये समझ लो, कोई भी प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नहीं होगा। इरिडीमेबल मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स में आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी जब तक कंपनी तब तक के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा? 20 ईयर्स। कितना? 20 ईयर्स। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे सड़क बनाने का, ब्रिज बनाने का, इस तरीके का, तो फिर 30 साल के भी 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो जनरली मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 साल, उससे ज्यादा का प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को बनाने के लिए? मान लीजिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है? आपने कोई कैपिटल इक्विटी शेयर को बाई बैक किया या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, उनका पैसा वापस किया, तो आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्कुल। जनरल रिजर्व, भैया प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जिसको आप अलग उठा के रख देते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के लिए एज अ डिविडेंड डिक्लेयर किया, कुछ लोग अभी उसको लेने नहीं आए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड डिविडेंड। जैसे समझ लो, एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में मिठाई आई, ठीक है ना, और हर एक बच्चे के लिए दो दो मिठाइयां रखी, आप गए थे ट्यूशन, सभी बच्चों ने खा ली, अब आपकी दो मिठाइयां अभी रखी हुई हैं क्योंकि आप ट्यूशन पे हैं, आए नहीं लेने, उसी को बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब वो क्या मिठाई दूसरे बच्चे को दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनक्लेम्ड डिविडेंड को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगला, which of the following account can be used for the transfer of capital, which of the following account can be used for transfer of capital redemption reserve account, कौन सा अकाउंट यूज किया जा सकता है? which of the following, सवाल क्या है? which of the following account is can be used for transfer of capital redemption reserve account, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है? जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? तो इसका सही जवाब होगा जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय खाता या सामान्य आरक्षित खाता। अगले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी फॉल्स होता है, कभी ट्रू, कभी नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। पहला सवाल है डिवेंचर, मतलब पहली लाइन है, पहला स्टेटमेंट है, डिवेंचर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं? भैया नहीं, ये ओनर नहीं होते हैं, बल्कि दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, क्या डिवेंचर होल्डर को पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी? ये कहना भी गलत है। ठीक है, अ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, कोई डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किया गया, जैसे डिस्काउंट, मान लो 1000 रुपए का डिवेंचर था, उसको कंपनी ने 900 में इशू किया, ठीक है, तो क्या कंपनी उसको 1100 रुपए यानी प्रीमियम पर रिडीम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है कंपनी ऐसा। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। अ डिवेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी ओनली इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, नहीं जी, देखो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कंपल्सरीली मिलेगा, अनिवार्य रूप से मिलेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चौथा गलत हो गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीसरा। अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following is false? A company can issue redeemable debenture.
कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इशू करेगी, बिल्कुल सही है। अ कंपनी कैन बाई इट्स ओन डिवेंचर, बताइए, बिल्कुल बाई कर सकती है। कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर, बाई बैक कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर विथ वोटिंग राइट, क्या कंपनी कोई ऐसा डिवेंचर इशू कर सकती है जिसको वोट देने का अधिकार हो? देखो, वोट देने का अधिकार सिर्फ शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे, ये मालिक है कंपनी के। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है, इनको वोटिंग राइट कभी नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, गलत है, और गलत है इसीलिए ये सही हो गया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। When the debentures are issued as collateral securities against the loan, then the holder of such debenture is entitled to interest। देखो डिवेंचर क्या हुआ, समझो। मान लो कि हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से हमने लोन लिया, बैंक ने बोला कि हमें एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे नाम पर डिवेंचर इशू कर दो, ठीक है। तो हमने बैंक के नाम पर क्या कर दिया, डिवेंचर्स इशू कर दिए उनके नाम पर, ठीक है। अब बैंक से जो हमने लोन दिया है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या डिवेंचर पर हम इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिवेंचर जो ये कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट डिवेंचर इशू किए गए हैं, इन पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो किस पर देते हैं, लोन पर देते हैं, ठीक है। तो व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी यानी होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए आपने घर बनाने के लिए, मशीन के लिए आपने लोन लिया, ठीक है। अब मशीन के लिए लोन लिया तो मशीन तो हो गई आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी, लेकिन बदले में आपके घर की रजिस्ट्री भी बैंक वालों ने रखवा ली, तो घर क्या हो जाएगा आपका, कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, ऑन द अमाउंट ऑफ डिवेंचर, दोनों पर या नन ऑफ दिस। देखो सिंपल सी बात है, जो भी होल्डर ऑफ डिवेंचर होगा उसको लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि डिवेंचर पर, ठीक है। अभी अब ये कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, एक दो। Which of the following is not included in top level management? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रोडक्शन मैनेजर। देखो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में होते हैं सर बड़े बड़े लोग, जिनकी जिनकी वजह से आप कंपनी को जानते हैं, जिनका चेहरा, दे आर द फेस ऑफ द कंपनी, इनकी वजह से आप कंपनी को जानते हैं, पहचानते हैं, और बड़े डिसीजंस सारे यही लेते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े लोग। जैसे अगर रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी, ठीक है। फिर आते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ये आते हैं सर डिपार्टमेंटल हेड, जो डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के, उनके हेड्स जो होते हैं, जैसे परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनके जो हेड होते हैं, तो परचेस डिपार्टमेंट का हेड परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग का मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस का फाइनेंस मैनेजर, तो ये आते हैं मिडिल लेवल। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो सुपरविजन का काम करते हैं, सुपरविजन, जो पर्यवेक्षण का, वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखते हैं ये लोग, जैसे फोरमैन हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, और सुपरिंटेंडेंट हो गए, और वर्कर्स आते हैं इनके नीचे, ठीक है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। ये जो होते हैं टॉप लेवल वाले, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक काम करेंगे। ये जो होते हैं ये कैसा डिसीजन लेते हैं, ये आप समझिए कि टैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। मतलब ज्यादा दूर का कौन सोचेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कम दूर का उससे सोचेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये ऑपरेशनल डिसीजन लेते हैं, काम करने से जुड़ा हुआ लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोला जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या, तो एक नाम भी आता है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो टैक्टिकल मतलब आप समझिए छोटे टाइम पीरियड के लिए जो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजिक बहुत दूर का सोचेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। आगे, हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पापा कौन है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पापा कौन है, पापा, देखो
इसका सही जवाब पहले मैं बता देता हूँ है हेनरी फेयोल, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसके जो फादर हैं वो हैं आपके हेनरी फेयोल। साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके पप्पा हैं, इसके पप्पा कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है। फिर एक है ब्यूरियो ब्यूरियो क्या बोलते हैं उसको, क्रेटिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, इसके हैं मैक्स वेबर, ठीक है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना ये चारों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंसेप्ट दिया था पीटर एफ ड्रकर ने, पीटर एफ ड्रकर ने ये बात कही थी। तो अगर आपसे पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तो हेनरी फेयोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ ड्रकर। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे पुराने एग्जामिनेशन में आपको कई सारे मिलेंगे। तो ये कहानी थी। अब मैं आपको थोड़ा अपने ऐप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं यूपी पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स का, ठीक है, तो आप हमारा ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिसका मैंने बोला था। अगर आप कोड यूज करते हैं, कौन सा कोड यूज करते हैं, GRAB20, GRAB20, GRAB20 अगर यूज करते हैं तो जो भी प्राइस है इस पे आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको सिर्फ 5 अप्रैल तक ही मिलेगा, 20% एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। तो और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल देखना है तो बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख करके पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।